कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया। विदेशी मामलों में पाक पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने पहली बार माना कि पाकिस्तान सरकार को कुलभूषण जाधव की ओर से याचिका मिली है, लेकिन इसके बावजूद कुलभूषण के परिवार को वीजा नहीं दिया गया है। सरताज अजीज ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की और दावा किया कि फैसले में काउंसलर एक्सेस देने की बात नहीं की गई है। देखिए ना जी, ज़ाहिर है कि इंडियन मीडिया के मोटिव्स आपको पता है, तो मेरा ख्याल है उसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि हम पॉलिसी का हिस्सा बने। लेकिन पहली बात जो आपने कही है कि उनकी अपील जो है वो आ चुकी है उनकी तरफ से, और जो प्रोसेस है कोई अपील है, चाहे उनकी अपनी है या मदर की तरफ से, एक ही बात है। खबरें ये आ रही है सर कि उनकी मदर की तरफ से अपील जो है वो आ चुकी है, और उसकी जो उनकी अपनी तरफ से अपील जब तक नहीं आएगी केस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एडमिट नहीं हुई, अपील एडमिट नहीं हुई। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने एक सुर में पाकिस्तान के रवैये पर सवाल उठाए हैं। सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फैसला दिया है कि कुलभूषण जाधव जी को काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड किया जाए भारत का, तो वो करना सबसे पहला काम है पाकिस्तान का। और मैं समझता हूँ कि सरताज अजीज़ जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, और काउंसलर एक्सेस एक तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना है कि काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए था। श्री सरताज अजीज़ का कहना असत्य है। वहाँ हमारे विदेश मंत्रालय के प्रयासों से पाकिस्तान के द्वारा जो दिए गए तर्क थे वो पराजित हुए। आईसीजे में कुलभूषण मामले में मुंह की खाने के बाद नवाज शरीफ सरकार पर सेना और विपक्षी पार्टियां लगातार हमला बोल रही है। इसकी वजह से उसकी नई पैंतरेबाजी सामने आई है। पाकिस्तान सरकार ने कुलभूषण जाधव के परिवार की ओर से भेजी गई याचिका पर विचार किए जाने की बात कही है। कुछ अधिकारी याचिका पर विचार किए जाने का दावा कर रहे हैं, तो कुछ का दावा है कि अपील फिलहाल मंजूर नहीं की गई है। 26 अप्रैल को फांसी की सजा के खिलाफ कुलभूषण जाधव की मां ने सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसकी एक कॉपी इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को भेजी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के बाद कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान सरकार ने आर्मी के साथ मिलकर अब केस लड़ने के संकेत दिए हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की नाकाम कर दी है कोशिश। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। 2 जवानों ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मुठभेड़ के दौरान कुछ आतंकी जंगलों की ओर भाग गए, जिनके खिलाफ सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 से 6 आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। कुपवाड़ा में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने एलओसी के पास केरन सेक्टर में आतंकियों के ठिकानों को तबाह करते हुए भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जल्द ही राज्य में आतंक का खात्मा करने का दावा किया है। रक्षा विशेषज्ञों ने लगातार हो रही जवानों की शहादत पर चिंता जताई है। ये एक प्रॉक्सी वार है और लगातार उसके खिलाफ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो है एक उसको जो फेस करने के लिए जो एक बनाया, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और आने वाले वक्त में बाकी मिलिटेंसी को समाप्त किया जाएगा। उस तरीके का पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान बना है। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद होते जा रहे हैं। हर तीसरे दिन कुछ न कुछ इस तरह की इंसिडेंट होती रहती हैं और आतंकवादी मारे जाते हैं, और इसमें भारत के जवानों का खून बह रहा है, पाकिस्तान के आर्मी के जवानों का खून नहीं बह रहा है। और हमारे पड़ोसी मित्र को भी सुधर जाना चाहिए। कोशिश यही है कि सुधर जाए, सुधरना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो उसे सुधरना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में इस साल सुरक्षा बलों ने 35 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 2016 में भारत पाक सीमा पर 370 घुसपैठ की कोशिशें हुई। उधर बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जवान के 4 राइफल लेकर फरार हो गए हैं। एक जवान से वो 4 सरकारी राइफल लेकर फरार हो गए हैं। सैयद नवीद मुश्ताक एफसीआई के गोदाम में गार्ड की ड्यूटी पर तैनात थे। अरविंद केजरीवाल पर आज कपिल मिश्रा फिर बरसे। कपिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केजरीवाल के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज कपिल मिश्रा एक नया आरोप लेकर आए। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से 9 सवाल पूछे। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि अब वो भ्रष्टाचार और केजरीवाल मुक्त दिल्ली बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। केवल 2-4 लोगों के भ्रष्ट होने के कारण आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। आप सबसे लेट्स क्लीन अप, आओ आम आदमी पार्टी को साफ करें, आम आदमी पार्टी से भ्रष्टाचारियों को दूर करें और एक अभियान शुरू कर रहे हैं। आज से अलग अलग बहुत लड़ लिया, अब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। सब लोग इकट्ठे होकर इन भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे और एक साफ स्वच्छ आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में खड़ा करेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल जी को शीतल सिंह जी के बारे में पता है, जिन्होंने संजय सिंह व आशुतोष की रशिया की यात्रा स्पॉन्सर की? कपिल मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है और केजरीवाल पर सफाई देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर कपिल जी को महसूस होता है कि गलती हुई तो उन्हें उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए, उस जनता से माफी मांगनी चाहिए जिसके साथ दगा हुआ, जिसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ। 14 वर्ष पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की एक कंपनी जिसमें मैं थोड़ा सा शेयर होल्डर और निदेशक था, मैं उस बिजनेस को छोड़ चुका हूँ 14 वर्ष पहले। ये 2003-04 की बात है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन और सरकारें जिम्मेदार हैं। कपिल मिश्रा पूछ रहे हैं कि संजय सिंह और आशुतोष के रूस दौरे को किसने प्रायोजित किया। कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि एएपी को हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा मिलता है। कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की चेतावनी की अनदेखी की, इसके लिए माफी मांगते हैं। जिन लोगों को चुनाव में टिकट नहीं मिला, कपिल मिश्रा उन्हें साथ लेकर आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से ये सवाल एक हफ्ते पहले पूछे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर आरोप लगाए, लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं बोले। उधर मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बवालियों को आज साफ शब्दों में हिदायत दी है और कहा है कि वो सुधर जाए। यूपी के मुरादाबाद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटे और उनके लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। अपने भाषण में सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों को चेतावनी दे डाली। देश में कानून का राज हो, यह भी हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकता है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा। 12-15 वर्षों की आदतें एक दिन में ठीक नहीं होने वाली हैं। अभी भी उनके द्वारा कुछ शरारतें कुछ क्षेत्रों में करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मैं चेतावनी दूंगा, सुधर जाओ, नहीं तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी, यह आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाओ। सीएम योगी आज मुरादाबाद के रतुपुरा के सुखदेई स्मारक कॉलेज में पहुंचे थे। योगी राज्य में अपराधियों को पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी मंत्रियों अफसरों को भी हिदायत दे चुके हैं। सहारनपुर, मथुरा और अलीगढ़ में हुए बवाल के बाद योगी पर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, किसी और का नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा में लगे जाम की वजह से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कल जेपी बिल्डर्स के खिलाफ पहले सर्विस लेन में प्रदर्शन किया जा रहा था, फिर लोग मुख्य सड़क पर आ गए। देखते ही देखते सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसमें गंभीर रूप से बीमार एक 7 साल का बच्चा था। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे और इसका खामियाजा एक 7 साल के बच्चे ने अपनी जान देकर चुकाया। वहीं लखनऊ में यूपी सरकार के वक्फ मंत्री मोहसिन रजा की तत्परता की वजह से एक घायल व्यक्ति को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया। अपनी गाड़ी से गुजर रहे मोहसिन रजा ने सड़क पर एक घायल व्यक्ति को देखा और अपनी गाड़ी से केजीएमसी के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। फरीदाबाद के रहने वाले लवकुश को दिमागी बुखार के बाद डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया। नोएडा में फ्लैट नहीं मिलने की वजह से लोग जेपी बिल्डर्स के दफ्तर मीटिंग के लिए पहुंचे। बिल्डर की ओर से मीटिंग में कोई नहीं आया तो लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लगता गया और पुलिस ने शुरुआत में जाम हटाने की कोशिश नहीं की। इस बीच एम्बुलेंस में सवार बीमार बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया।
ऐसा नहीं है कि नोएडा के जाम में फंसे एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन ऐसा करने में थोड़ी देर हो चुकी थी और जाम काफी लंबा हो गया। पश्चिम बंगाल से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आज एग्जाम देने जा रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने उत्पात किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अवध असम एक्सप्रेस घंटों तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। नाराज छात्रों ने पटरियों पर टायर जलाया और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। काफी देर बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इन लड़कों को खदेड़ा और मामला मुश्किल से सामान्य हो सका। टाइम से ट्रेन नहीं आ रही है, मतलब 6 घंटा तो 10 घंटे लेट है, आने जाने का मतलब कुछ भी सुविधा नहीं है अभी यहाँ पे। एक ट्रेन है सप्ताह में, न ट्रेन निकाली है न कुछ भी नहीं किया, मतलब सरकार मतलब बिल्कुल बोगस है। ये लड़के लोग पत्थर मारे, हम खिड़की के पास बैठे थे और चेहरे पर शीशा मैंने रोका तो पूरा हाथ मेरा कट गया। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों छात्र अपने लिए स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने के बाद कई छात्र ट्रेन के सामने ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि उन्हें छात्रों की किसी परीक्षा की जानकारी नहीं थी। नाराज छात्र ग्रुप डी की परीक्षा देकर अपने घर वापस लौटना चाह रहे थे। छात्रों के इस हंगामे की वजह से रेलवे के मुसाफिरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पुणे में सड़क हादसों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अनूठा प्रयास शुरू किया है। अगर आप पुणे की सड़क से गुजर रहे हैं तो शहर के किसी भी मोड़ पर आपकी यमराज से मुलाकात हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए यमराज की मदद ली है। यमराज के गेटअप में वॉलंटियर लोगों को ये समझाने की कोशिश करेगा कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने का मतलब मौत को बुलावा देना है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त नियमों का पालन करते हैं तो यमराज आपको फूलों का गुलदस्ता भी देंगे। यमराज के साथ जिंदगी और मौत का हिसाब किताब रखने वाले चित्रगुप्त भी मौजूद रहते हैं। मोबाईल फोनवरती बोलताना बऱ्याचदा असं करतात की ब्लूटूथ वापर, बऱ्याचदा हेल्मेटच्या आतमध्ये मोबाईल घालतात, म्हणजे त्यांचं लक्ष असतं की पोलिसांना चीट करणं, पण बऱ्याचदा आपण दुसऱ्याला फसवू शकतो, स्वतःला नाही फसवू शकत। असं हे दाखवण्याचा एक उद्देश आहे आणि त्यातून प्रबोधन करण्याचा उद्देश आहे। च्या माध्यमातून आम्ही जे वाहतूक नियमावरती जे सिग्नल जे तोडतायत तर त्यांना आम्ही वाहतुकीचे नियम त्यांना आम्ही समजून सांगतोय, जे नियम पाळतायत त्यांना आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय। दरअसल भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को सड़क हादसों की वजह से जान गंवानी पड़ती है। साल 2015 में सड़क हादसों के दौरान 1,48,707 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल 2014 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,41,526 लोगों की मौत हुई। 2015 के दौरान पूरे देश में सड़क हादसों के 4,96,762 मामले सामने आए। पुणे ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज की मदद का आइडिया पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने दिया था। उसके बाद ही इस मुहिम की शुरुआत की गई। बेंगलुरु की एक तस्वीर आपको दिखानी है, वीडियो है बेसिकली, जिसे देखकर आप भी बच्ची की किस्मत को बाहुबली कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेंगलुरु में घर के बाहर एक बच्ची बैठी है। तभी घर के गेट से एक 14 महीने की दूसरी बच्ची खेलने के लिए उसके पास आती है। इसी दौरान ठीक सामने से एक व्यक्ति कार बैक करता है। बच्ची खेलते खेलते अचानक कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन कार चला रहे व्यक्ति की नजर उस पर नहीं पड़ती और वही कार बच्ची के ऊपर चढ़ जाती है। जब तक दूसरी बच्ची दौड़कर कार के पास पहुंचती, तब तक कार का अगला पहिया भी बच्ची के ऊपर से गुजर गया। इस बीच एक ऑटो ड्राइवर भी मौके पर पहुंचता है और आनन फानन में सड़क पर गिरी बच्ची को उठाया जाता है। कार चला रहा व्यक्ति भी तुरंत बाहर निकलता है, लेकिन बच्ची किस्मत की बाहुबली साबित होती है। कार के दोनों पहिए गुजरने के बावजूद उसे खरोच तक नहीं आई। हैरान करने वाली ये तस्वीरें 18 मई की बताई जा रही हैं। घटना का पूरा वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सिहर गई सच में, ये तस्वीरें देखकर नाखून चबाने लगी थी। यकीन नहीं होता कि इस तरीके से भी ये चमत्कार हो सकता है। चमत्कार ही कहा जाएगा। एक नन्ही सी बच्ची, यानी कि उसकी किस्मत में था जिंदा रहना, उसकी किस्मत में लिखा था इस तरीके से अभी खेलते रहना। लेकिन सभी पेरेंट्स के लिए एक सबक है ये, प्लीज अपने बच्चों को बहुत निगरानी में रखिए। बगैर निगरानी के सड़क पर ऐसे खेलने के लिए तो मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है।